बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। दो अहम खबरें इस व्लॉग में। नंबर एक, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ गहरे राब्ते में हैं और एक दूसरे के साथ इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी और दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, एतमाद करते थे और एक दूसरे की उंगली पकड़कर बहुत सारी मनाजिल तय करना चाहते थे। जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और जनाब मियां नवाज शरीफ साहब। लेकिन इन दोनों के लिए ही कोई अच्छी खबर नहीं है। कहाँ से आई, कैसे आई खबर, ये भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। बहरहाल फिल वक्त इतना ही। आगे जाके मैं इसकी तफसील भी आपको साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस बड़ी खबर जाने से पहले ज़िमनी इलेक्शन हो गया। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वही कुछ 21 अप्रैल को हुआ, कल यानी कि, और जो नतीजे 9 फरवरी को तब्दील किए गए वही नतीजे 21 अप्रैल की रात को ही तब्दील कर दिए गए और अवाम ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। लेकिन वो वोट शिफ्ट कर दिया गया फॉर्म 45 की सूरत में दूसरी जमातों को, मुस्लिम लीग नवाज को और पीपल्स पार्टी को और हुकूमती जमातों को। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ वो सीटें दी गई जो कि मुमकिन नहीं था उनसे छीनना, वरना मामलात बहुत ही ख़राब हो जाते, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। इसलिए पंजाब सारे का सारा मैंने आप सुबह ही बता दिया था, अलस सुबह बता दिया था, ट्वीट कर दिया था, रिकॉर्ड पे चीज़ें ले आया था कि फॉर्म 45 तैयार हो चुके हैं पहले से ही, और इसलिए इस दफ़ा फॉर्म 47 के बजाय फॉर्म 45 का सहारा लिया जाएगा। उसके कुछ ही देर के बाद चौधरी एतजाज़ अहसन साहब आए, उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी कि फॉर्म 45 हो चुके हैं तैयार। लिहाजा जो 8 फरवरी को जो गलतियां हुई हैं न्यूट्रल से, एस्टेब्लिशमेंट से, मैंडेट चोरों से, तो वो इस दफ़ा नहीं रिपीट की जाएंगी। लिहाजा एक्शन रिप्ले हुआ, रिपीट टेलीकास्ट हुआ और वो चैप्टर हो गया क्लोज। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि सारी ऑडियोज़ वीडियोज़ आ चुकी हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि किस तरीके से इलेक्शन चोरी किया गया और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अहलिया और चौधरी मोनस इलाही साहब की वालदा को। उन्होंने बड़े ही दबंग तरीके से पूरे के पूरे इलेक्शन का टिया पांचा किया और पोस्टमार्टम किया और सबको बेनकाब किया और खुद फील्ड में जाके उन्होंने बताया कि जनाब ये कुछ हो रहा है। वो एक हल्के की नहीं थी, बल्कि वो तमाम हल्कों की एक मजमूई तौर पर एक राय थी जो कि सामने आई। ये तो हो गया। उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का बहुत इल्म था, अच्छी तरह इल्म था कि ये इलेक्शन जो है किसी भी सूरत में इनको नहीं दिए जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में नहीं उतरी थी, बल्कि इनको बेनकाब करने के लिए उतरी थी और अपने वोटर को मोबिलाइज करने में और दुनिया को ये बताने में कि ये लोग जो हैं किसी भी सूरत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते और जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। लिहाजा ये चैप्टर तो हो गया क्लोज और इससे ज़्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के अवाम को। और चूंकि ये एक ट्रेंड है और ट्रेंड चल रहा है और जब तक तमाम के तमाम मोहरे मैंडेट चोर जो हैं वो अपनी अपनी सीटों पर मौजूद हैं, तब तक कोई बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती। हाँ, अलबत्ता ये कमज़ोर ज़रूर हो रहे हैं, जो क्योंकि इन्होंने जो आपस में गठजोड़ किया हुआ था वो ज़रूर हो रहे हैं और सबसे बढ़कर ये कि इनके आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक तो इनका खेल सारे का सारा बेनकाब हो गया है और लंदन अकॉर्ड, लंदन मुआहिदा वो ओपन हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, इनके आपस के इख्तलाफात हो गए हैं और रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा बातें, सिर्फ एक जुमले में कि अब एक दूसरे के खिलाफ खुद ही गवाहियाँ दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये इलेक्शन कौन सा ज़िला कितने में ख़रीदा गया और कौन सा ज़िला कितने में बेचा गया, कौन सी असम्बली कितने अरब में बेची गई और किसने ख़रीदी, ये सारी बातें खुद ही बता रहे हैं। लिहाजा जो सच है वो सामने नज़र आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होना है जी, असल मसला ये है नेक्स्ट क्या होना है। ख़ारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी, अभी तक इनकी तीनों पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्लॉप हैं। ना ही इनकी दाखिला पॉलिसी कामयाब है, दाखिली तौर पे अदम इस्तेहकाम और बदअमनी का शिकार है और दहशतगर्द जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं टारगेट कर देते हैं, मुल्कियों को भी और पाकिस्तानियों को भी और गैर मुल्कियों को भी, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और सिविल आबादी को भी।
اور اب ایک نیا ٹرینڈ، خطرناک اور خوفناک ٹرینڈ چلا ہے، اور وہ ہے کہ اب سول ادارے جو ہیں، ایکسائز ڈپارٹمنٹ، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پولیو ورکرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پولیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور سیکورٹی فورسز کو تو پہلے ہی بنایا جا رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر چائنا کے بعد جاپانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ تو ہے ہمارے داخلہ پالیسی جو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ کون ہے؟ وزیر داخلہ کا کوئی وزڈم نہیں ہے، اور وہ ان کا کوئی اپنا تو ہے نہیں، ان کو تو ایک انسٹال کیا گیا ہے، لانچ کیا گیا ہے، اور ان کو لا کے فکس کر دیا گیا، بٹھا دیا گیا۔ وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ جرنلسٹ بھی ہیں، وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، وہ مشیر بھی ہیں، وہ ایڈوائزر بھی ہیں، وہ رشتہ دار بھی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے وزارت داخلہ کی کہانی۔ اب وزارت داخلہ کے بعد ہے وزارت خارجہ۔ وزارت خارجہ کس کے پاس ہے ہماری؟ وہ ہے ایک اکاؤنٹنٹ کے پاس، جنہوں نے ساری عمر اکاؤنٹنسی کا کام کیا، حساب کتاب کا کام کیا، اور وہ بھی ناکام ترین کام کیا۔ حساب کتاب میں بھی ناکام رہے، اور اس ملک کو، معیشت کو برباد کرنے میں اگر کوئی 100% میں سے 70% حصہ انہی کا ہے، اور پچھلے 2 سالوں میں معیشت کو برباد کرنے کا اگین 80% حصہ ان کا ہے۔ لہٰذا ان کو اکاؤنٹ سروس سے ہٹا کے اور منشی گیری سے ہٹا کے ان کو کہاں بتا دیا گیا؟ کھاتے ٹھیک کرنے کے بجائے ان کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ تو یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے۔ دوسری جانب ہمارے مد مقابل جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے آپ دیکھ لیں، ان کا آپ پورٹ فولیو دیکھ لیں، ان کے آپ سی ویز دیکھ لیں، پروفائل دیکھ لیں، کہ جو وزرائے خارجہ ہیں ہمارے ہمسایہ ممالک کے، ان کا کیا لیول ہے جی ان کا نالج کا اور کیریئر کا۔ تو یہ ہے ہمارا فرق۔ اس کے بعد آ جائیں وزیر دفاع۔ وزیر دفاع ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ وزیر دفاع کی ایک ہی خوبی ہے کہ وہ ہے آرمی چیف، جو بھی وقت کا آرمی چیف ہوگا اس کو سیلوٹ کریں، اور اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے الیکشن جیتیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ مناسب وقت آئے تو ان کو آنکھیں دکھائیں۔ باقی ان کی تمام جتنی بھی تقریریں ہیں وہ ہماری فوج کو ہی، جس فوج نے قربانیاں دیں، شہید غازی سب موجود ہیں، انہی کو گالم گلوچ پہ ان کی تقاریر ہیں۔ یہ ہماری دفاعی پالیسی ہے۔ تو خارجہ پالیسی بھی گئی، داخلہ پالیسی بھی گئی، دفاعی پالیسی بھی گئی۔ اس کے بعد آتے ہیں وزارت خزانہ۔ وزیر خزانہ جو ہیں وہ ہمارے اس وقت وزیر خزانہ بنے جب ان کو یقین دہانی کروا دی گئی کہ جہاں آپ وزیر خزانہ ہم آپ کو بنا رہے ہیں، آپ پاکستانی شہریت لے لیں۔ تو لہٰذا وہ پاکستانی شہریت انہوں نے اس کے بعد لی، اور پہلے ان کو یقین دہانی کروائی گئی۔ تو 9 آموز پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت وزیر خزانہ ہیں، اور ان کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو کنٹرول کہیں اور سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہے ہماری پچھلے 2 سال کی کہانی، اور اس سے پیچھے جائیں گے تو طویل عرصے کی کہانی۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا یہاں تک۔ اب آتے ہیں جی چیزوں کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے میاں صاحب نے حل کرنا تھا، اور میاں صاحب نواز شریف صاحب نے، کیونکہ انہی کے انتظار کیا جا رہا تھا جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ نہیں گئے، اس وقت نواز شریف صاحب لندن سے پاکستان لینڈ نہیں کیا، لینڈ کر گئے، اور اکارڈنگلی ان سب کو اکوموڈیٹ کیا گیا۔ قاضی صاحب نے بھی کیا، اور ادھر سے راول پنڈی سے بھی میاں صاحب کو اکوموڈیٹ کیا گیا۔ لیکن چونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ جو الیکشن کے نتیجے آئے، اور الیکشن کے نتیجے کی صورت میں میاں صاحب آؤٹ ہو گئے، باؤ جی آؤٹ ہو گئے، اور چھوٹے باؤ جی ان ہو گئے، اور انہوں نے اپنا الو سیدھا کر لیا۔ وہ اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو لاڑلا بچہ ہوں اور ہمیشہ فیورٹ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، لہٰذا انہوں نے اپنا کام سیدھا کیا، اور ایک مشترکہ حکومت جو ہے، مخلوط حکومت، اس کا وہ ہیں سب کچھ۔ اب قاضی فائز صاحب کو دیا گیا تھا جی لالی پاپ نہیں تھا، یقین دہانی تھی، اور وہ پارلیمنٹ بھی گئے، اور ایک طرف زرداری صاحب بیٹھے، دوسری طرف ڈار صاحب بیٹھے، اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنے چیف جسٹس اور ساتھی ججز کو گالم گلوچ ہوتے بھی سنا، اور ان کا کوئی جواب نہیں دے کے آئے، اور مکمل طور پہ وہ ایک سیاسی چیف جسٹس بن گئے، سیاسی جج بن گئے چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی، اور مضبوط یقین دہانیاں کروا دیں قاضی صاحب نے کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو لک آفٹر کروں گا، آپ مجھے لک آفٹر کریں گے۔ اور پھر ان کو ایکسٹینشن کی باتیں شروع ہو گئیں کہ آپ کو ایکسٹینشن بھی دی جائے گی، اور انہوں نے اپنی خدمات بھی کافی اپنی لائلٹی ثابت کی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ، اور میاں صاحب کے ساتھ بہت زیادہ لائلٹی ثابت کی، اتنی ثابت کی کہ انتہائی غیر آئینی، غیر قانونی فیصلے دیے،
اور पूरे का पूरा इलेक्शन अब तक जो कुछ है, अगर हम इस क्राइसिस को देखें, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का रोल तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अगर कोई अथॉरिटी इसको रोक सकती थी और वो आइन की ताकत से और आइन के दिए हुए इख्तियारात के तहत अगर कोई इदारा और कोई अथॉरिटी रोक सकती थी, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बजाय इसके कि सारे गैर आइनी इक़दामात को, गैर कानूनी, गैर जमहूरी इक़दामात को रोकते, वो इसका हिस्सा बन गए, इसके हिस्सेदार बन गए और पावर शेयरिंग में वो शरीककार हो गए। और फिर अगली एक्सटेंशन की बातें भी होने शुरू हो गई जी, और उनको पैगाम रसानी बस बदस्तूर हो रही थी, होती रही है। लेकिन अब जो है इत्तलाआत जो आई हैं, लेटेस्ट इत्तलाआत हैं, उसके मुताबिक जी उनका मुस्तकबिल रोशन नहीं है, और उनको मुश्किल है कि बहुत मुश्किल है कि उनको एक्सटेंशन दी जाए। और वो उनकी एक्सटेंशन भी खटाई में पड़ गई, और काजी साहब जो हैं उन्होंने अपने आप को रुसवा किया, और न सिर्फ ये कि बल्कि मुख्तलिफ सियासी मैदान में तो है ही, लेकिन अंदर से जुडिशल कू हो गया उनके खिलाफ, और ऑनरेबल जजेस ने उनके खिलाफ बगावत कर दी, और बगावत नहीं बल्कि हक और सच का अलम बुलंद किया, और काजी फाइज ईसा साहब की 2 नंबरियों को उन्होंने बता दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारे चीफ हैं, लेकिन आपकी जो फौज है और आपकी जो कोर कमांडर्स हैं, फौजी जो जजेस कोर कमांडर्स, आप उन पे वो आपके सख्त मुसीबत में हैं, लेकिन आपने मामला कहीं और सेट कर लिए हैं। लिहाजा काजी साहब ने अपने ही ऑनरेबल जजेस को का साथ देने के बजाय, अपने ही इंस्टीट्यूशन का साथ देने के बजाय, वो मियाँ साहब के साथ जाके मिल गए, और उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की, और वो अभी तक नहीं दब रहा, वो कि उन्होंने काफ़ी टाइम दे दिया है और चीज़ें सीधी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला नहीं आ रहे। हमारे पास ये भी इत्तलात हैं कि काजी साहब ने 1 महीने का वक्त दिया हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को, कि जो इस्लामाबाद के 6 जजेस हैं और बाकी भी अगर कोई बागी जजेस मौजूद हैं, तो उनको अगर आप सीधा कर सकते हैं, तो इस 1 महीने के अंदर अंदर आप उनको सीधा कर लें। लेकिन मेरे पास यही इत्तला है कि ड्राया धमकाया ज़रूर गया, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई, और जजेस हैं वो अपनी सर्विस तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ख़त वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। जो इल्ज़ामात लगाए हैं, वो इल्ज़ामात वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तो है सूरत हाल। अब आते हैं काजी साहब का, तो पत्ता हो गया जी साफ कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही। अब आते हैं नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, और हीले बहाने से किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं, और उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब सख्त नाराज़ हैं हमारी फौजी क़यादत से। वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया और बुलाकर मुझे रुसवा किया, और मुझे वज़ारत उज़्मा के बजाय मुझे आटे के थैले पर तस्वीर पर रखा दिया गया, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिया गया, और मेरा एक तमाशा बनाया गया, और मेरे बुढ़ापे को ख़राब किया गया। मैं लंदन से आराम से रह रहा था, मेरा एक तशख़्ख़ुस था, एक मैं कदावर सियासी शख्सियत थी, लेकिन मेरी सारे के सारे इमेज को सत्यानाश कर दिया। काजी साहब का भी इमेज सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि काजी साहब भी एक्सपोज हो गए बड़े बुरे तरीके से, और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को एक्सपोज कर दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं। पहले वो वाया सऊदी अरब जाना चाह रहे थे, शायद बात नहीं बनी, और उसके बाद अब जो इत्तलात हैं, चाइना वो जाना चाह रहे हैं जी। चाइना से कोई इन्विटेशन मंगवाया उन्होंने खामोशी से, और चाइना के विज़िट पे जाएंगे, और चाइना के बाद इस बात का कभी इम्कान है, मैं आपको बता दूं कि अगर तो बातचीत कोई हो गई, दरमियान में गौर फ़िक्र हो रहा है, और कुछ सालसी का काम भी किया जा रहा है। उसकी रीज़न एक और है, मियाँ साहब फिलफौर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। उसकी रीज़न कुछ और है, और वो रीज़न भी इल्म में आ चुकी है, मुझ तक तो पहुंच चुकी है कि क्या वजह है। उसको ज़रा थोड़ा सा और ज़रा इंतज़ार कर लें, 2-4 दिन। उस बारे में भी इंशाल्लाह हो सकता है कल बता दूं कि वो वापस जाना चाहते हैं और पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब वो बोर हो रहे हैं। एक केस रहता है तोशाखाना वाला, बस वो तोशाखाना वाला केस जैसे ख़त्म होगा, और कुछ और उन्होंने मामलात वहाँ पे सेट करने थे, अपने कारोबार के हवाले से कुछ चीज़ें करनी थी, वो आई थिंक वो हो चुकी हैं कंप्लीट। अब वो पाकिस्तान आएँ ना आएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर जाके कुछ बोलना चाहते हैं, और कुछ इजहार ख्याल करना चाहते हैं,
اور اگین اسی ٹون میں جانا چاہتے ہیں جو باجوہ صاحب کے زمانے میں وہ پہنچ گئے تھے اور گجرانوالہ سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. وایا چائنا وہ لندن پہنچتے ہیں یا پھر واپس جاتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.